दोस्तों एन प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का टर्म 2 का फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसको हम स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि ये टर्म 2 का है, केवल और केवल टर्म 2 के लिए किया गया है, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर टर्म 2 के पेपर हैं, इस वजह से केवल टर्म 2 का आप एक्सप्लेन करिए, इसलिए हमने केवल टर्म 2 का बताया है। इसके बाद जब भी वीडियो बनेंगे लाइट पे बनेंगे और सभी टॉपिकों पे अलग अलग से बनाए जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का फिजिक्स का टर्म 2 का रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये लाइट का चैप्टर है, तो लाइट को तो एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ लाइट की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी फिनोमेना है, उनको भी साथ में एक्सप्लेन करेंगे। कोशिश की जाएगी आपकी एक एक क्वेरी को सॉर्ट आउट किया जाए। तो दोस्तों रिफ्लेक्शन वाला पार्ट जो है वो फर्स्ट टर्म में आ चुका है या डिलीट हो चुका है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ सेकंड टर्म में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आ रहा है, इस वजह से हमने यहीं से स्टार्ट किया। तो जैसा कि लाइट जो जानते हैं, लाइट क्या होती है, लाइट विजुअल करने के लिए होती है, जो हर किसी चीज को हम लोग देखते हैं उसमें लाइट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें दो प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, वो कौन कौन सी हैं देखिए जरा। लाइट की दो प्रॉपर्टी है जो मेन है, जिनको सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। एक है रिफ्लेक्शन और दूसरी है रिफ्रैक्शन। ध्यान से समझिए दोस्तों, L का और R का अंतर है केवल, और कुछ भी नहीं है। रिफ्लेक्शन का पार्ट हम नहीं पढ़ाएंगे अभी, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे देंगे, क्योंकि इसको समझना है तो दोनों को जानना बहुत जरूरी है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में ये वाला आपकी टर्म 2 में है, उसके बाद इसका डेप्थ वगैरह, एपरेंट डेप्थ वगैरह, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और इसके जो कुछ भी फॉर्मूले हैं उनके बारे में, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में अंतर क्या है। जो लाइट होती है, पहले तो ये समझ लीजिए, लाइट जो होती है, लाइट की ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन में जब कोई लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है और बाउंसिंग बैक होती है, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी मिरर पर अगर लाइट हम डालते हैं, तो लाइट जब अपने ही मीडियम में वापस आ जाती है, जैसे कि मान लीजिए यही एक सरफेस है पूरा, इस सरफेस में क्या किया हमने, एक लाइट डाली, ये ले लीजिए मिरर ले लीजिए, मिरर ले लिया, यहाँ पे क्या किया हमने एक लाइट डाली, तो लाइट जिस मीडियम में डाली, यानी कि ये मीडियम तुम्हारा कौन सा, एयर मीडियम है, ये पूरा मीडियम कौन सा, एयर, इस मीडियम में हमने लाइट डाली और लाइट इसी मीडियम में वापस आ गई, यानी कि लाइट जिस मीडियम में जाती है उसी में बाउंसिंग बैक होकर वापस आ जाती है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्ट करना किसी चीज को, किसी भी लाइट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को या लाइट को किसी मिरर पे डालते हैं, लाइट का उसी मीडियम में, सेम मीडियम में, हमने क्या बोला, मीडियम चेंज नहीं होता है, किसमें, रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता है, यानी कि लाइट जैसी जाएगी उसी बाउंसिंग बैक से उसी में वापस आ जाएगी, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब चलते हैं रिफ्रैक्शन में। इसमें मैंने क्या बोला था, रिफ्लेक्शन में मीडियम, नो चेंज इन मीडियम, नो चेंज इन मीडियम, याद रखिए इसको, मीडियम चेंज नहीं होता है। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में ध्यान से समझिए, रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए लाइट एक सीधी जा रही है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम आ गया, मान लीजिए लेंस आ गया, अगर लाइट ऐसी सीधी जा रही है तो उसमें क्या मीडियम आने की वजह से क्या होगा, वो जैसी जा रही थी वैसी ना जाके या तो इधर डेविएट हो जाएगी या ऊपर की तरफ डेविएट हो जाएगी। मींस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है लाइट, तो उसका पाथ जो है चेंज हो जाता है, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। या हम ये कह सकते हैं लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना और उसका बेंड हो जाना, बेंड हो जाना मींस किसी एंगल पे मुड़ जाना, उसको भी हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो लाइट ट्रांसफर होती है, तो जो उसका डेविएशन होता है या जो जिस एंगल पे मुड़ जाती है, इस पूरी प्रॉपर्टी को या फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब डेफिनेशन देखते हैं, छोटी सी डेफिनेशन है। रिफ्रैक्शन इन्वॉल्व चेंज इन पाथ, हमने क्या बोला, जिस पाथ से जा रही थी उस पाथ को चेंज कर देती है, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन मीडियम, मीडियम की वजह से जो चेंज हो रहा है पाथ में, उसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल में मैंने दोनों ही एक्सप्लेन कर दिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। याद रखिए ये एक मीडियम है, वो मैंने बना दिया शेडेड करके, वो कोई ये नहीं है, वो लेंस भी हो सकता है, मिरर भी हो सकता है। अगर ये मिरर होगा तो ये लाइट ऐसी इंसिडेंट पड़ेगी और इधर रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी रिफ्लेक्शन। लाइट इस मीडियम में पड़ के इसी में मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंसिंग बैक हो जाती है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अगर यही मीडियम ट्रांसपेरेंट हो जाए या ओब्लिकली, और बोलते हैं ओब्लिकली का मतलब
वो ओब्लिकली खैर मीडियम नहीं होता, वो किसी एंगल पर डाली जाती है लाइट। यानी कि इस लाइट को अगर हम इस किसी एंगल पर डालते हैं, एक चीज याद रखिए दोस्तों, जब हम सीधी लाइट कभी नहीं डालेंगे क्योंकि वो तो सीधी चली जाएगी, ठीक, किसी न किसी एंगल पे, इसलिए कभी लाइट इंसिडेंट लाइट डालते हैं तो एक शब्द यूज किया जाता है, वर्ड यूज किया जाता है ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब तिरछी डाली जाती है लाइट। यानी कि अगर कोई लाइट तिरछी डाली जाती है इंसिडेंट रे किसी मीडियम, किसी सरफेस पर या किसी मीडियम में, तो वो क्या होती है, दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची जाती है जिसे नॉर्मल बोलते हैं। तो ये क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर जो लाइट बेंड हुई उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल। अब देखिए दो तीन चीजें हमें समझनी है, कौन कौन सी। एक तो लाइट जो पड़ती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड, ठीक, ये दूसरे मीडियम में जा रही है, और यही जब इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि बाउंसिंग बैक हो गई, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा, जिस पॉइंट पे लाइट पड़ती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, और इसको बोलते हैं प्लेन सरफेस। यानी कि ये हमने क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताएंगे तो इसमें ये पॉइंट आएंगे, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है ये थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले पहला लॉ है, ये लॉ है। लॉ का मतलब ये नहीं है ये कहीं से अपना लॉजिक लगाएंगे, ये जो है इसको मानना पड़ेगा हमें, ये है, ये प्रूफ हो चुका है। लॉ तभी बनाए जाते हैं जब सारे प्रूफ हो चुके होते हैं। यानी लॉ क्या है, इंसिडेंट रे जो लाइट पड़ रही है वो रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड मतलब जो बेंड होके जो मीडियम में होके ये जो आई है। दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस यानी कि ये वाला सरफेस, एंड और एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये चारों चीजें इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये सारी चीजें जो होंगी एक ही प्लेन में होंगी, एट लाइज इन सेम प्लेन, यानी कि चारों चीजें एक ही प्लेन में होनी चाहिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में। क्लियर, रट लीजिए इस बात को, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये चारों चीजें एक ही प्लेन में लाई करेंगी। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी। दूसरा, ये इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा, जिस एंगल से, ध्यान से समझिए, मैं बिल्कुल प्योर हिंदी में प्योर इंग्लिश दोनों में मिला के बताता हूं। अगर हम बात करें साइन और कॉस की, साइन और कॉस जो आपने पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में, ये एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा साइन और कॉस। अगर साइन आई ले लें, द रेशियो, याद रखिए, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि साइन आई टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, यानी कि साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों का रेशियो जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। याद रखिए दोस्तों, इज कांस्टेंट फॉर टू गिवन मीडियम, किसके लिए कांस्टेंट होगा, जब दो मीडियम दिए होंगे हमें। दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय a mu v। a mu v क्या है, यहाँ पे लिख दिया हमने, a mu v क्या है, ये आप मान लीजिए ये मीडियम है, इसको हम बोलते हैं म्यू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a mu b भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a, हर बुक में अलग अलग लिखा हुआ है, इसके घबराने की जरूरत नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a mu b, जिसका जैसा किताब में लिखा हो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना है, जो ये वाला होता है सेकंड वाला, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। इस कांस्टेंट को म्यू पढ़ा जाता है बेसिकली तो, लेकिन यहाँ पे इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं। याद रखना, a म्यू भी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। याद रखना, ये रिलेटिव वैल्यू होती है। रिलेटिव वैल्यू का मतलब एक के कंपैरिजन में दूसरा, और रिलेटिव क्यों होती है ये भी समझिए आप। जैसे कि मान लीजिए अगर लाइट आती है एयर से और ये जाती है लेंस में, ठीक, अगर हम ये कहेंगे एयर से डेंसर में आ रही है, एयर से लेंस में आ रही है, तो ये मीडियम थोड़ा कम डेंस हुआ, ये ज्यादा डेंस हुआ। यानी कि अगर मान लो इसकी जगह पे, लेंस की जगह अब अगर हम ऑयल ले लें या फिर हनी ले लें, तो लेंस के कंपैरिजन में हनी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
अलग होगा, यानी कि जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया जाएगा वो किसी ना किसी के रिलेटिव किया जाएगा, रिलेटिव इन द सेंस किसी से कंपेयर करके, यानी कि B जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम B का निकालेंगे तो A के कंपैरिजन में होगा, अगर हम एयर का निकालेंगे तो वैक्यूम के में होगा, वाटर का निकालेंगे तो किसी और के हो, मतलब एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी और के रिलेटिव होगा, तब हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, तब हम इसको पढ़ पाएंगे। यानी कि in the ratio of sin angle of incident to the ratio of refracted of sin angle is constant, उसको बोला जाता है a mu b। a mu b क्या क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, याद रखिए ये वाला इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और किसके रिस्पेक्ट में, a वाले के रिस्पेक्ट में होता है। ये तुम्हारा हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी। तो sin i अपॉन sin r क्या हो गया, a mu b, इसको हम एक नाम और देते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। याद रखिए दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आने वाला है, इसको हम आगे बहुत बार काम यूज होगा इसका। अब देखिए स्नेल्स लॉ का एक और प्रॉपर्टी है, एक हम बता देते हैं, इसमें अभी थोड़ी देर में बताएंगे, पहले हम एक और फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो और समझ लेते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसके और भी फार्मूले हैं, कौन से, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इंडेक्स को हम लोग इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। अगर कोई बोल दे इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है तो वो भी यही होता है म्यू। ये होता क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ए मटेरियल या मैटर या मीडियम, यानी कि अगर वैक्यूम से लाइट आ रही है या एयर से लाइट आ रही है और वो किसी मीडियम में जा रही है, मीडियम मटेरियल का मतलब यहाँ पे मीडियम से है, एक मीडियम से आ रही है और वो किसी वाटर में जा रही है, ग्लास में जा रही है, ऑयल में जा रही है, ग्लिसरीन में जा रही है, किसी में भी जा रही है, कोई सा भी मीडियम हो सकता है, और ये वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए मटेरियल या मीडियम, ये भी एक रेशियो होता है किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो याद रखिए दोस्तों स्नेल यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ये फार्मूला ये कई सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं, और इनको अगर समझना है तो इन फार्मूलों पे ही ये न्यूमेरिकल सारे सॉल्व होंगे। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। जैसे मैंने बताया, इसमें क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, म्यू इक्वल टू बताया sin i अपॉन sin r, याद रखिए इसको, ये स्नेल्स लॉ है, ये कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, 1 म्यू 2 ले लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, याद रखिए ये स्नेल्स लॉ है और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है ये, ठीक है। अब देखिए कुछ दो पार्ट और बताने हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे करता है, दो मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम कौन से हैं, एक या तो रेयर हो सकता है या डेंसर हो सकता है। अब रेयर और डेंसर देखिए ध्यान से, रेयर वो होता है जिसमें डेंसिटी कम होती है, जैसे कि अगर बात करें एयर से, बाय एयर कोई लाइट आ रही है, ठीक है, और एयर से लाइट जा रही है ग्लास में, तो ग्लास में डेंसिटी ज्यादा होगी, पार्टिकल उसके पास होंगे, बहुत ज्यादा डेंस होंगे, तो वो ग्लास जो हो जाएगा वो होगा डेंसर मीडियम, और जो एयर से लाइट आ रही है वो होगा हमारा रेयरर मीडियम, यानी कि रेयरर मींस लेस डेंसिटी, ठीक है, कंपेयर टू। अगर हम बात करें एयर की बात करें तो रेयरर हो जाएगा, और ग्लास की बात करें ये डेंसर हो जाएगा। अगर हम ग्लास ले लें, अब समझिए ध्यान से, अगर ग्लास से लाइट जाती है, ठीक है, ग्लास से नहीं वाटर से ले लेते हैं, वाटर से लाइट जाती है और फिर उसके बाद ऑयल में जाती है, ग्लिसरीन में जाती है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम वाटर की बात करें, वाटर से जाती है लाइट किस में, इसमें ले लेते हैं ऑयल में या ग्लिसरीन में, शॉर्ट में लिखते रहे ग्लिसरीन, स्पेलिंग देख लीजिएगा। अगर वाटर के कंपैरिजन में हम ग्लिसरीन बात करें या हनी की बात करें, याद रखिए, तो वाटर के पार्टिकल्स डेंसिटी इसकी कम होती है कंपेयर टू ग्लिसरीन, या फिर ऑयल की बात करें, ऑयल की डेंसिटी ज्यादा होगी वाटर से, यानी कि ये इस टाइम पे वाटर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रेयरर मीडियम और ये हमारा हो जाएगा डेंसर मीडियम। यानी कि मैंने पहले ही बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा रिलेटिव निकाला जाता है, एक के कंपैरिजन में ही निकाला जाएगा। ये कभी भी ये नहीं हो सकता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीधा सिंपल एक का निकल, नहीं, ये किसी ना किसी के रिलेटिव होगा, यानी कि 1 म्यू 2 होगा तो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के कंपैरिजन में होगा, ठीक। अब देखिए इसके दो रूल्स हैं एक तरह से, जब भी रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी, ये आपको बताया था ये नॉर्मल होता है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे I इज ग्रेटर देन R हो जाएगा, रट लीजिए इस बात को।
जब भी रेयरर से डेंसर में जाएगी तो आई इज ग्रेटर देन आर हो जाएगा, और जब भी डेंसर से रेयरर में जाएगी, डेंसर से रेयरर में जाएगी तो आई इज लेस देन आर हो जाएगा, या आर इज ग्रेटर देन आई हो जाएगा। मींस यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल यहाँ ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव एंगल कम हो जाएगा कंपेयर टू इंसिडेंट एंगल के। ये बात याद रखिए, क्योंकि कई सारे ग्लास स्लैब के डायग्राम आएंगे, बहुत चीजें प्रिज्म वगैरह आएंगे, तो उसमें इसके बिना आप डायग्राम ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे। एपरेंट डेप्थ का आएगा, उसमें भी इसके बिना काम नहीं चलेगा। यानी कि इंसिडेंट एंगल रेयरर मीडियम से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की तरफ जाता है, और डेंसर से रेयरर से जाता है तो नॉर्मल से दूर जाता है। नॉर्मल कौन सा होता है? नॉर्मल आपका परपेंडिकुलर लाइन होती है, याद रखिए दोस्तों। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नेक्स्ट आता है, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब नाम से जैसे चल रहा होगा, रिवर्सिबिलिटी मींस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है। जैसे कि मान लो एक मीडियम से लाइट इंसिडेंट जा रही है, ये मैंने सिंपल बना दिया जस्ट एक डेमो की तरह। एक मीडियम से जिस मीडियम में जा रही है और लाइट उसी मीडियम से, यानी कि ये ऐसी जा रही है। अगर मान लो यहाँ पे हमने मिरर लगा दिया, ठीक, मिरर लगा दिया तो क्या होगा, यही लाइट रिवर्स हो जाएगी और इसी मीडियम से जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस हो जाएगी। यानी कि इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। अगर हम वन मीडियम, इस मीडियम की बात करें तो इस मीडियम की, मीडियम वन ले लिया, कोई सा भी हो सकता है, मीडियम टू कुछ भी हो सकता है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, वन मीडियम टू या फिर टू मीडियम अप्लाइंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू। जैसे कि मान लो अब देखो इसमें जा रहा है, इसमें लाइट जा रही है, यहां से दूसरे में पहुंची, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे का बताएंगे किसमें रेस्पेक्ट में, वन वाले के। यानी कि 1 mu 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, एक का दूसरे का बता रहे 1 के रिस्पेक्ट में, तो 1 mu 2 याद रखिए दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक के रिस्पेक्ट में क्या होगा, sin i अपॉन sin r। सिंपल, ये स्नेल्स लॉ अप्लाई किया मैंने। दूसरा अगेन अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ को, किधर से, इधर से। अब क्या होगा, इंसिडेंट एंगल जो हमारा i होता था यहां से रिफ्रैक्टिव एंगल हो जाएगा, यानी कि अब हमारा i कन्वर्ट हो गया r में, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, अब हम मीडियम किसका निकालें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो क्या हो जाएगा sin r अपॉन i। जब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेशन बना देंगे, इक्वेशन को हम दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 mu 2 और n 2 mu 1 दोनों का इनटू करेंगे तो क्या होगा, sin i से sin i कट जाएगा, ये कट जाएगा। यानी कि sin i 1 mu 2 और 2 mu 1 दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में और दूसरे का पहले मीडियम का, दोनों का जब भी इनटू होगा तो हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 mu 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 mu 1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट चलते हैं अप्लाइंग ऑफ स्नेल्स लॉ। इसको थोड़ा समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ को तो कुछ चीजों को ध्यान में रखते हैं। जैसे कि अभी हम ग्लास स्लैब वाला रिफ्रैक्शन देखेंगे तो उसमें देखिए काफी कई बार आएगा। जैसे कि मान लो ये स्नेल्स लॉ को अप्लाई कैसे किया जाता है, जैसे कि हमने बताया था स्नेल्स लॉ ये होता है, लेकिन अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो यहाँ पे देखिए मीडियम ये ए, इसको ले लिया ए मीडियम, सॉरी ए मीडियम, ये रेयर टेंसर कैसा भी हो सकता है, और ये दूसरा ए हो गया, ये बी मीडियम ले लो, बी मीडियम ले लो या ग्लास ले लो इसे, या ऐसा ले लो, इसे एयर ले लो, इसे ग्लास ले लो, ठीक है, ये अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे अप्लाई कैसे करें स्नेल्स लॉ, ध्यान से समझिए। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, ठीक, इनटू sin i, इंसिडेंट एंगल इसी का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इनटू sin i इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू sin r। ये याद रखिए क्योंकि इसको आगे बहुत काम आएगा। आप इसी को हम लोग mu a अपॉन mu g लिख सकते हैं, या फिर इसको और कन्वर्ट कर सकते हैं, कई सारी पोजीशन बदल सकते हैं, sin r अपॉन sin i भी बदल सकते हैं। पलट देंगे तो क्या होगा, mu g अपॉन mu a इक्वल टू sin, यहाँ पे क्या sin r अपॉन sin i, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin i अपॉन sin r। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, mu g और a, हमने क्या बोला, ये जो होता है a mu g इक्वल टू क्या होता है mu g अपॉन mu a। याद रखिए दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिएगा, स्नेल्स लॉ में सबसे ज्यादा अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं अब, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। देखिए दोस्तों, मैंने स्नेल्स लॉ के बारे में अभी बताया था, थोड़ा सा समझिए स्नेल्स लॉ के बारे में। मैंने जो बताया था एक मीडियम से जो दूसरे में जाती है, तो यहाँ पे अगर मान लो एयर मीडियम है, ये ग्लास है,
तो स्नेल्स लॉ अप्लाई कैसे होता है, जैसे मान लो ये इंसिडेंट एंगल है आई, तो ये अप्लाई कैसे होता है, म्यू ए इनटू sin i इक्वल टू म्यू जी इक्वल इनटू sin r, ये अप्लाई करने का तरीका है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना जिस मीडियम से आ रही है उस मीडियम में sin i का इनटू करेंगे इंसिडेंट, और जिस मीडियम में जा रही है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का sin r से इनटू करेंगे। ये स्नेल्स लॉ का जस्ट ओवरव्यू दिया क्योंकि ये अप्लाई करने जा रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो यहां पे देखिए ध्यान से, लाइट आ रही है एयर से, एयर मींस रेयरर मीडियम, दूसरा जा किसमें रही है, ग्लास में। क्लियर, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा एयर का वो होगा म्यू ए, इसका हो जाएगा म्यू जी, इसका हो जाएगा म्यू ए, फिर से ए। क्लियर, यानी कि एयर से चलती है ग्लास में और ग्लास से चलती है फिर से एयर में। तो हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। देखिए जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मैंने बताया था रेयर से जब डेंसर में जाती है तो बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ, यानी कि ये देखिए इंसिडेंट रे जा रही आई एंगल से और ये बेंड हो गई इधर हमने मैं एंगल मान लिया, इसको मान लिया I1। ठीक है, ये बेंड हो गई किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। नेक्स्ट क्या है, ये जाएगी सेकंड मीडियम में, यहां से ये अब दूसरे मीडियम के लिए क्या होगी, अब ये इसके लिए ये इंसिडेंट रे हो जाएगी यहां से, अब इसके लिए इंसिडेंट हो जाएगी I2 लिखा है मैंने यहाँ पे, और छोटा लिख दिया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, I2 लिखा है, और ये किसके ऊपर I2 इंसिडेंट हो जाएगी इस मीडियम के लिए, ग्लास के लिए, और इसमें जाएगी तो R2 निकलेगी आगे। तो हमें देखना क्या है, अगर हम इस ग्लास स्लैब को हटा लेते हैं या फिर इसको हम डॉटेड करके एक्सटेंड करते हैं, तो ये जो E है, E मतलब इमर्जेंट लाइट, इसको हम इमर्जेंट लाइट भी बोलते हैं, जो बाहर निकलती है इसको इमर्जेंट लाइट बोलते हैं, इमर्जेंट लाइट। ठीक है, तो E और इसके बीच में जब देखा जाता है ये कुछ ना कुछ, ये दोनों पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, यानी कि पैरेलल होंगी, तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ, ये वाली लाइट कुछ शिफ्ट हो गई है, सीधी जा रही थी लेकिन अगर ये मीडियम आ गया तो ये शिफ्ट हो गई कुछ। मींस हमें प्रूफ क्या करना है, I1 इक्वल टू अगर E प्रूफ कर दें, I1 इक्वल टू E प्रूफ कर दें या R2 प्रूफ कर दें, तो हम कह रहे हैं कि हाँ ये लाइट इसके पैरेलल है। ये चीज याद रखिए, यानी कि इस पूरे डेरिवेशन में हमें प्रूफ क्या करना है, I1 को इस R2 के इक्वल, R2 को हम E एंगल भी लिख सकते हैं क्योंकि E मतलब इमर्जेंट एंगल। ठीक है, अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमें समझ में आ गया कि हमें प्रूफ क्या करना है, ये एंगल प्रूफ करना है, ये पैरेलल एंगल होना चाहिए, इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल अगर इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही पैरेलल लाइट जा रही है। शुरू करते हैं हम टॉपिक को। ठीक, इसका मतलब ओवरव्यू दे दिया, हमें प्रूफ क्या करना है। अब चलते हैं टॉपिक पे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे Mn पड़ रही है इस ग्लास सरफेस पर। क्लियर, ये क्या है, एयर से जा रही ग्लास में, अब यहां से जब पड़ी तो इंसिडेंट एंगल मान लिया हमने I1। क्लियर, अब इंसिडेंट एंगल जब ग्लास में जाएगा, लाइट पड़ेगी तो बेंड होगी किसकी तरफ, टू नॉर्मल की तरफ, इसको हमने मान लिया R1। ठीक, इसके बाद R1 मान लिया, ये आगे चल के फिर से बेंड, आगे चल के फिर बढ़ेगी, लाइट जब जाएगी ये फिर से इसमें बेंड होगी, यहां से मान लिया ये अब इंसिडेंट इस ग्लास के लिए हो गई, और इसे मान लिया I2, और रिफ्रैक्टेड फिर से रिफ्लेक्ट होगी तो इसे मान लिया R2, और E इसलिए मान लिया क्योंकि इमर्जेंट है। अब हम अप्लाई करते हैं एक एक मीडियम में, ध्यान से देखिए, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट N, N क्या है, ये वाला पॉइंट। क्लियर, N अप्लाई कर रहे हैं, ग्लास से चल रही, एयर से चल रही है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू sin i, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू sin I1 इक्वल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू sin R1। ये हो गया, स्नेल्स लॉ अप्लाई किया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आते हैं, ये समझ में आना चाहिए, मेन चीज ये समझ गए तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। म्यू a इनटू sin I1, म्यू a इनटू sin I1 इक्वल टू म्यू जी जी क्यों लिया, क्योंकि ग्लास में जा रही लाइट, इनटू sin R1 क्योंकि रिफ्रैक्टेड R1 हो रही है इसमें, यानी कि म्यू जी इनटू sin R1। अब हमने क्या किया, sin R1 को इसके नीचे लेके, यानी कि इसके नीचे sin I1 अपॉन sin R1, और म्यू a को लेके इसके नीचे म्यू जी अपॉन म्यू a। आपको पता होना चाहिए जब भी हम म्यू जी अपॉन म्यू a लिखते हैं, यानी कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है विद रिस्पेक्ट टू a। क्लियर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a म्यू जी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट के, एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया, ये पूरा समझ गए। इसके बाद अप्लाइंग स्नेल्स के पर अप्लाई करते हैं, के का हमारा ये वाला पॉइंट।
ध्यान से समझिए, के पर अप्लाई करेंगे तो देखिए अब लाइट कहां से आ रही, ग्लास में, यानी कि म्यू जी इनटू साइन I2, म्यू जी इनटू साइन I2, अब निकल के कहां जा रही है, एयर में, यानी कि म्यू ए इनटू साइन R2। क्लियर। दूसरा, अगर हम अब R2 को इसके नीचे ले साइन I2 अपॉन साइन R2 और म्यू जी को इसको नीचे ले जाए म्यू ए अपॉन म्यू जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि ये क्या हो जाएगा, जी म्यू ए, इसको हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, जी म्यू ए। क्लियर क्लियर। दूसरा, अब यहां से रिटार्ड, यहां पे हमने एक मिरर और लगा दिया दोस्तों, क्यों लगा दिया, क्योंकि यहां से लाइट रिवर्स होगी, रिवर्स होगी तो मतलब क्या होगा, अब पॉइंट फिर से के पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे बट रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे, रे रिटार्डेड इट्स एंटायर पाथ फॉर रिवर्स रे एट के, मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहां से रिवर्स लाइट डाल रहे हैं इसी के पॉइंट पे, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए फिर से, यानी कि म्यू ए, अब क्या है यहाँ पे एयर मीडियम है, यानी कि म्यू ए और रिवर्स मीडियम के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्नेल्स लॉ, म्यू ए इनटू साइन R2 इक्वल टू म्यू जी इनटू साइन I2। क्लियर। अब यहां पे देखिए म्यू ए और म्यू ए साइन R2 के नीचे हम साइन I2 ले आए, इसके बाद म्यू ए इधर ले गए म्यू जी अपॉन ए, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि इसको लिख सकते हैं ए म्यू जी। क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कुछ इक्वेशन, बस आधा काम खत्म हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड और थर्ड, इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी हमने पढ़ा था, एक मीडियम से दूसरे में जाती है, मीडियम से उसी में लौट के आती है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। तो ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी प्रूफ हो जाएगी। इसका sin I2 अपॉन sin R2, sin R2 अपॉन sin I2, sin R2 अपॉन sin I2 और इनटू कर दिया a g म्यू a और a म्यू g, यानी ये कट गया, ये पूरा प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी यहां तक दिख गया। हमें मेन चीज क्या प्रूव करनी है, पैरेलल लाइन दिखानी है। अगर ये पैरेलल है इसके तो तुम्हारा क्या इमर्जेंट रे लेकर कुछ शिफ्ट हुई है, और वो जो शिफ्ट हुई है उसी को देखना है। अब देखिए ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट कौन सी इक्वेशन हमने मानी थी, ये, और थर्ड वाली ये। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों को जब हम ध्यान से देखेंगे, पहली चीज तो ये समझिए, अगर कोई दो पैरेलल लाइन है, ठीक, पैरेलल लाइन है और कोई लाइन ऐसी जा रही है, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा, ये वाले जो एंगल होते हैं, सॉरी ये पैरेलल लाइन है और यहां से ये एंगल, सॉरी ये अगर बात ऐसे ले लेते हैं, जैसे हाँ ये ले लेते हैं इस टाइप से, इसमें नहीं, हम इसी में जाते हैं, सॉरी। ये देखिए, ये एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल है आपका, ये भी नॉर्मल, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल। ये जो पैरेलल है तो देखिए ध्यान से, R1 और I2, R1 और I2 ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए साइन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड की बात करें, फर्स्ट की ले लें और थर्ड की ले लें। फर्स्ट और थर्ड में बात करें, साइन I1 अपॉन साइन R1 और साइन, यहाँ पे देखिए a म्यू g आ रहा है, यहाँ पे a म्यू g आ रहा है, क्लियर आ रहा है, यानी कि a म्यू g और a म्यू g इक्वेशन की बात करें इन दोनों में, तो ये साइन I1 अपॉन साइन R1 कहां गया, साइन I1 अपॉन साइन R1 और साइन R2 अपॉन साइन I2, साइन R2 अपॉन साइन I2। क्लियर। ये देखो a म्यू g ये आ रहा है, a म्यू g ये आ रहा है, यानी कि ये दोनों इक्वेशन दोनों इक्वल हो गई, ये दोनों इक्वल हो गई, इसका मतलब क्या, साइन I1 अपॉन R1 इक्वल टू साइन R2 अपॉन I2, वही लिख दिया हमने, साइन I1 अपॉन R1 साइन R2 अपॉन साइन I2। अब ध्यान से देखिए I2, यहाँ पे देखिए I2 और R1 ये दोनों पैरेलल हैं, जब भी दो लाइन पैरेलल जाती हैं तो उनके ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल, भाई सीधी सी बात है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, I2 और R2। अब देखिए यहाँ पे वही लिखा है I2 इक्वल टू R1, कैसे होंगे, अल्टरनेट एंगल, I2 और R1 जब इक्वल होंगे तो इनका साइन अगर ले लें, साइन I2 और साइन R1 भी इक्वल होंगे, यानी कि जब I2 R1 के इक्वल है तो साइन, इनका साइन वाला भी इक्वल होगा। जब ये दोनों इक्वल होंगे, साइन I2 और साइन R1, ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन फ्रॉम 4 से, अगर I2 और R1 इक्वल है, यानी I2 और R1 इक्वल है, ये दोनों इक्वल है नीचे वाले, तो ये साइन I1 और R2 भी इक्वल है, यानी I1 और R2 भी इक्वल है, यानी कि I1 हमारा कौन सा था, ये, और R1 हमारा कौन सा था, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, I2 और R1। I2 हमारा कौन सा है,
I2 हमारा ये रहा ये, और R1 कौन सा है ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, यानी I1 और R2, I1 और R2, ये देखो I1 और R2 ये रहा इमरजेंट एंगल, इसको हम R2 को इमरजेंट एंगल भी दे सकते हैं, यानी कि R2 और इमरजेंट एंगल और इंसिडेंट एंगल इक्वल हो गए। जब दो एंगल इक्वल हो जाते, यही चीज हमें प्रूव करनी थी, अगर ये I1 और R2 इक्वल हो जाए या इमरजेंट एंगल इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये हमारी लाइट जो थी इंसिडेंट लाइट थी वो पैरेलल कुछ शिफ्ट हुई है। बस दोस्तों इसी को देखना था, यानी कि KL इज पैरेलल टू, हेंस यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेंस KL इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे MN, यानी KL जो है यहाँ K से लेके L तक ये लाइन जो है इंसिडेंट MN के पैरेलल होगी, और जब ये पैरेलल होगी तो हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे डिस्प्लेस्ड हुई है लेटरली, मतलब कुछ शिफ्ट हुई है, ये ऐसी जा रही थी ऐसी ना जाके कुछ ऐसी जा रही, सॉरी ऐसी ना जाके ये ऐसी आ गई, क्यों, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। इसमें आपको अगर कोई भी चीज को यदि समझ में ना आई हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैंने पूरी कोशिश की है इसको एक्सप्लेन करने की। अगर फिर भी कहीं रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले टॉपिक के लिए नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसका जल्दी आएगा, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इतना ही डीप